नमस्कार बच्चों, हमने पीछे वाले वीडियो तक जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है उसकी बात जो है वो विस्तार से कर ली है। आज अब हम आगे वाले टॉपिक की जो है वो बात करने वाले हैं। आगे वाला आपका जो टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्लोनिंग सहवाहक। क्लोनिंग के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि क्लोनिंग क्या होती है। डीएनए से डीएनए के जैसे ही डीएनए की जो प्रति है उसको तैयार करना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। सहवाहक, भाई क्लोनिंग के लिए जो वाहक काम आते हैं और किस प्रकार से वो जुड़ते हैं उनकी बात जो है हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब प्यारे बच्चों, अब आपकी मार्च में परीक्षाएं होने वाली हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग रोज़ाना वीडियो देखें। जितने प्रश्न मैं आपको बना के दे रहा हूँ उन प्रश्नों को आप याद कीजिए, ठीक है। आप लोग रोज़ाना लगभग अपना रिवीजन चल रहा है, उसके अलावा भी 3-4 घंटे और निकालें पढ़ाई के लिए, तो मार्च में आपकी परीक्षाएं होनी क्या है, निश्चित है। प्रैक्टिकल हो सकता है बाद में भी हो, लेकिन परीक्षाएं होना आपकी क्या है, निश्चित है। इसलिए प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, पढ़ते रहना है। अगर पढ़ोगे नहीं तो ये समझो आपके जो पीछे के 4-5 महीने थे वो 4-5 महीने ऐसे ही व्यर्थ में चले जाएंगे। तो आप पढ़ते रहें, पढ़ाई को ना छोड़ें, वीडियो अंत तक देखें, जितना काम दिया जाता है उस काम को जो है पूरा करें, ठीक है। क्लोनिंग सहवाहक की बात करते हैं कि डीएनए क्लोनिंग के लिए प्लाज्मिड जो है उसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्लाज्मिड की जो है वो आवश्यकता होती है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में क्लोनिंग सहवाहक के लिए ई कोलाई जीवाणु प्रपोसी के रूप में उपयोग लिया जाता है। ई कोलाई इस्चेरेसिया जो जीवाणु है उसको क्या है, इसके लिए काम में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। क्लोनिंग सहवाहक के लिए निम्न विशेषताएं आवश्यक हैं। देखिए 3-4 विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे। 2 मुख्य बातें हो गई, 3-4 बात करेंगे। तो पहली आपकी प्रतिकृतियां उद्भव स्थल कि अगर हम लोग डीएनए क्लोनिंग सहवाहक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रतिकृतियां उद्भव स्थल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिकृतियां उद्भव स्थल होना चाहिए। बाहरी या वांछित डीएनए की प्रतिकृति के लिए, भाई हम लोग बाहरी डीएनए को ही तो वाहक के साथ जोड़ के ले जा रहे हैं अंदर, दूसरे प्रपोसी के अंदर, तो उसकी प्रतिकृति के लिए हमें प्लाज्मिड डीएनए में कुछ विशेष स्थल पाए जाते हैं। हम प्लाज्मिड वाहक की भी बात करेंगे, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो इसमें कुछ विशेष स्थल पाए जाते हैं और जहाँ से प्रतिकृति क्रिया क्या होती है, शुरू होती है, प्रारंभ होती है। प्रतिकृति उद्भव स्थल को ओरी भी कहा जाता है। बस ये शब्द आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओरी, कि ओरी से आप क्या समझते हैं? तो जो प्रतिकृति उद्भव स्थल है उन्हीं को क्या बोला जाता है, ओरी जो है वो बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। बाहरी डीएनए प्रतिकृति के दौरान ये प्लाज्मिड डीएनए ओरी स्थान से जुड़ता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्लाज्मिड डीएनए बाहरी डीएनए अवांछित डीएनए के किस भाग से जुड़ता है, तो वो आपको क्या ध्यान रखना है, ओरी भाग से जुड़ता है। किस भाग से जुड़ता है? ओरी भाग से जो है वो जुड़ता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में चलते हैं आगे। देखो दूसरा जो है वर्ण योग्य चिन्हक। क्या है? वर्ण योग्य चिन्हक की अगर बात करें कि वर्ण योग्य चिन्हक जो है वो क्या होते हैं, तो वर्ण योग्य चिन्हक की आवश्यकता प्लाज्मिड में बाहरी डीएनए के प्रतिकृतिकरण के लिए होती है। भाई एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, एक डीएनए से क्या बनेगा, दूसरा डीएनए बनेगा, और उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? वर्ण योग्य चिन्हक की आवश्यकता होती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट काम हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया? इम्पोर्टेंट कार्य जो है वो हो गया है। इसके बाद में यह वर्ण चिन्हक एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन आदि होते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि कोई 2 वर्ण योग्य चिन्हकों के नाम बताइए, तो आपको कौन कौन से बताते हैं? एम्पिसिलिन, इसे शॉर्ट में AMP भी बोला जाता है। एक होता है टेट्रासाइक्लिन, इसे TTR भी बोला जाता है, TTR बोला जाता है, ठीक है। एक होता है केनामाइसिन आदि क्या होते हैं? वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जीन की पहचान करते हैं। ये जो वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं किसकी पहचान करते हैं? जो जीन होती है उस जीन की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। अर्थात वर्ण योग्य चिन्हक अरूपांतरण व रूपांतरण की पहचान करके अरूपांतरण को तो क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। भाई कहने का मतलब है जो रूपांतरित जीन जो भी रूपांतरित नहीं हो पाएगी उसे नष्ट कर देंगे, ठीक है। रूपांतरित को नष्ट कर देंगे और रूपांतरण को वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हमें तो डीएनए की प्रतिकृति करवानी है।
इसलिए यह रूपांतरित हमारे कोई काम आने वाले नहीं है, तो ये रूपांतरित को प्रेरित करती हैं और उसको क्या कर देती हैं, नष्ट। रूपांतरण डीएनए खंड ऐसे होते हैं जिन्हें प्रपोषी कोशिका में पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। अरूपांतरित को नहीं पहुंचाया जाता, किसको पहुंचाया जाता है, रूपांतरण डीएनए खंडों को जो है वो पहुंचाया जाता है। और जहां पर ये प्रतिकृति के दौरान गुणन करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके मुख्य वर्ण योग्य चिन्हक। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। क्या है, PBR 322 प्लाज्मिड। एक हम प्लाज्मिड डीएनए की बात कर रहे हैं जिसका नाम है आपके PBR 322। क्या नाम है, PBR 322 प्लाज्मिड। PBR 322 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, PBR 322, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। सबसे पहले तो बात आती है कि भाई PBR 322 है क्या, तो एक प्रकार का प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड की अगर हम लोग बात करते हैं कि इस प्लाज्मिड की बात करते हैं तो ये इसकी जो संरचना है उसमें वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं। जैसे कि बात करते हैं एम्पिसिलिन, क्या होता है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन, इकोफेस्ट, इको R1, हिंड थर्ड, ठीक है ना, कौन सा, हिंड थर्ड, ये ध्यान रखना, हिंड थर्ड, सेकंड नहीं है, ठीक है। PVU फेस्ट, PST फेस्ट आदि प्रतिबंधित स्थल होते हैं या वर्ण योग्य चिन्हक जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं या प्रतिबंधित स्थल होते हैं। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। ये इसकी संरचना होती है, PBR 322 की क्या होती है, संरचना होती है। बिल्कुल सिंपल सी आप लोगों को दिख रही है, क्योंकि मैंने बताया था ये वर्तुलाकार होता है, तो इस प्रकार से वर्तुलाकार ये संरचना हो गई। अब इनके अलग अलग प्रतिबंधित स्थल है, उनका नाम लिखना है और मध्य में आप लोग PBR 322 लिख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न सीधा सा आता है, PBR 322 की संरचना बनाइए, PBR 322 की संरचना बनाइए। तो आपको PBR 322 की संरचना जो है वो दर्शानी होती है, ठीक है। अब जो मुख्य बात है वो ये है कि PBR का पूरा नाम क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण, PBR का जो है वो पूरा नाम क्या होता है, PBR का पूरा नाम जो है वो क्या होता है, उसके हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो देखिए PBR का जो पूरा नाम है वो है प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगेज। मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है कि क्योंकि आप लोग इसको हिंदी में भी आसानी से याद रख सकते हो, इसलिए इसको हिंदी में भी मैंने लिखा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्या है, प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगेज, प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगेज। सीधा प्रश्न आ जाता है, PBR का विस्तार बताइए। इसमें 4361 क्षारक युग्म होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर भी ये दिया था प्रश्न। 4361 क्षारक युग्म जो है वो इसमें पाए जाते हैं, जो काम क्या करते हैं, आणविक क्लोनिंग में जिनका उपयोग किया जाता है। मोलिकुलर जो क्लोनिंग होती है उसके अंदर इसका जो है काम में इसको लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया, ठीक है। 3 नंबर अगर हम लोग बात करें, 3 नंबर में क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग स्थल की बात करते हैं कि जहाँ पे क्लोनिंग होगी ऐसे स्थान होते हैं जिनमें नए डीएनए बनते हैं। भाई पुराने डीएनए से क्या बनेगा, नया डीएनए बनेगा। पुराने से क्या बनेगा, नया डीएनए जो है वो बनेगा। समझ आ गई बात। तो एक से अधिक होते हैं डीएनए बनते हैं, किसी वाहक में केवल एक ही क्लोनिंग स्थल होते हैं। यदि एक से अधिक होते हैं तो वो जटिल डीएनए का निर्माण होता है, जिसके कारण वांछित जीन से उत्पाद का निर्माण संभव नहीं हो पाता। कहने का मतलब है वाहक के अंदर केवल एक ही क्लोनिंग स्थल होता है जहाँ पे नया डीएनए बनता है। अगर एक से अधिक स्थल हैं तो वो कॉम्प्लेक्स डीएनए बन जाएगा, जो हमें वांछित उत्पाद प्राप्त कराने में सहायक नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है। यदि वांछित डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ, यदि वांछित डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ, प्लाज्मिड डीएनए के एम्पिसिलिन के साथ जोड़ देते हैं तो वह वृद्धि करके अनेक डीएनए प्रतियां बना लेता है। यदि वांछित डीएनए को टेट्रासाइक्लिन के साथ जोड़ेंगे तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय, जिसके कारण डीएनए की प्रतियां नहीं बन पाती है। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डीएनए की प्रतियों के लिए हमें उसको किसके साथ जोड़ना पड़ेगा,
एम्पीसिलिन के साथ जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ? एम्पीसिलिन के साथ, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के साथ जोड़ेंगे तो ये निष्क्रिय हो जाएगा और डीएनए की प्रतियां जो है वो नहीं बन पाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं तो यदि पुनर्योगज डीएनए को बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निर्माण करने वाली जीन के साथ संयुक्त कर दिया जाता है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज निष्क्रिय हो जाता है, जिससे निवेशी निष्क्रियता या निवेशिता कहा जाता है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि निवेशी निष्क्रियता या निवेशिता किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि पुनर्योगज डीएनए को बीटा ग्लाइकोसाइडेज का निर्माण करने वाली जीन के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि इसमें जो वाहक है उसमें टेट्रासाइक्लिन से वो जुड़ जाता है। कौन से स्थल से जुड़ जाता है? टेट्रासाइक्लिन स्थल से जुड़ जाता है, जिसके कारण ये समस्या आती है और इसी को निवेशी निष्क्रियता या निवेशिता कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें, पढ़ाई मत छोड़िए। आपको 4 घंटे 5 घंटे रोज़ाना पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबरों के साथ 12वीं क्लास को पास करना है। तो हमने आपको सब कुछ करवा दिया है। रिवीजन हम लोग कुछ चैप्टरों का हमने किया, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन में भी आपको रिवीजन में बहुत कुछ दिया जाए। फिर भी मैंने आपको प्रश्न बैंक दिया, प्रश्न बैंक में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उसको। किसी प्रकार के प्रश्न में कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा, कौन सा रहेगा? पादप एवं जंतुओं में पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण। पादप एवं जंतुओं में पुनर्योगज डीएनए के स्थानांतरण की बात जो है वो हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण एक शब्द आएगा टीआई प्लाज्मिड। ठीक है ना? उसकी भी हम लोग जो है आगे चलकर बात करने वाले हैं, जिसका पूरा नाम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेनेसिस होता है, जिसे उसी से प्राप्त किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।